करें शुरू? ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रायद्वीपीय पठार है ना, कल कुछ लिखा थोड़ी था, बेसिक कुछ लिखा था ना, सामान्य परिचय देखा था। चलो तो अपन नेक्स्ट भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? पहले तो उत्तरी पर्वतमाला पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या पढ़ लिया हमने? उत्तरी मैदान। इन दोनों में अपने घर पे देखा क्या, रिवीजन करा बुक्स से? जिनका इंग्लिश मीडियम वगैरह है तो एनसीईआरटी की ऐप से आप इंग्लिश मीडियम पढ़ लें, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के आओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर जिनको भी समस्या आ रही है तो ऐप से आप इंग्लिश मीडियम वाले से खोलकर बुक्स पढ़ ले। नहीं समझ में आए तो 6 की छोटी किताब से पढ़े। ठीक है, 6 की बुक्स खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। एसएस की जो होती है ना, उसमें मिल जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, वो एकदम सरल है। आप 6 का लेवल तो आप खुद पढ़ लोगे, और एक 11th की बुक में है। ये दो जगह है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अपन तो ये कॉम्पिटेटिव पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डीप जा रहे हैं, वो इजी वे में है, लेकिन बेसिक आपको समझ में आने लगेगा वहां से। तो उत्तरी मैदान पढ़ चुके थे हम। इन दोनों से कोई समस्या है क्या? चले आगे। ठीक है, पढ़ोगे तो समस्या आएगी, है ना, पहली तो, है ना। जो कोई पढ़ेगा नहीं तो कोई कभी समस्या नहीं आएगी, है ना। तो पढ़ना है। नेक्स्ट देखें तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायद्वीपीय पठार। तो हमने कल शुरू किया था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, सामान्य परिचय हमने करवाया था कि प्रायद्वीप क्या है। प्रायद्वीप हमने कहा था तीनों ओर से अगर कोई जल से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और पठार क्या है? सामान्य से ऊंचा उठा हुआ भूभाग, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो हम भारत का जो दक्षिणी भूभाग है हमारा, ये जो भारत है, इस भारत का जो दक्षिणी भूभाग है, ये पूरा के पूरा तीनों ओर से जल से क्या है? घिरा हुआ। ये देखें तो यहां से ये अरावली है, ये विंध्याचल श्रेणी है, पूरा पूरा ये पश्चिमी घाट है, और ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है। इनके बीच में ये लगभग त्रिभुजाकार रूप में जो आकृति है, ये 600 से 900 मीटर क्या है? ऊंचा भूभाग है, इसलिए हम इसे पठार कहते हैं। और तीनों ओर से, एक तरफ से अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। तो तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और ये है तो पठार, क्योंकि सामान्य से ऊंचा उठा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि ये जो भूभाग है वो किसी समय में, जब हमने था कि एक भूभाग था, उसे हमने क्या कहा था? पेंजिया। और पेंजिया के विभाजन से ये दक्षिण वाला भाग, जिसे हमने क्या कहा था? गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण हम इस किसका हिस्सा मानेंगे? पूरा पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दृढ़ कठोर भूभाग है, यहाँ भूकंप ज्वालामुखी के कोई संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर कोयना का भूकंप है और भुज के भूकंप के कारण हम इसे, इसमें भी हम मान सकते कभी भूकंप जैसी घटना हो सकती है, लेकिन ये दृढ़ कठोर भूभाग है, इसमें भूकंप की संभावनाएं नहीं है। ये दोनों जो भूकंप आए वो मानवीय क्रियाकलापों के कारण ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये कोयना बांध वगैरह बनाया तो अस्थिरता होने के कारण क्या आया था? यहाँ पर भूकंप आया था। तो ये दृढ़ कठोर भूभाग है जो, जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रेंज के बारे में पढ़ना। अब यहाँ पर इस क्षेत्र को हम दो भागों में बांट देंगे। एक तो इस पठार पर बहुत सारे हमें छोटे छोटे क्या मिलते हैं? पठार मिलते हैं, और दूसरा इस पर क्या मिलती हैं? पहाड़ियां मिलती हैं। तो हमें इसको दो भागों में बांटना है, पठार और पहाड़ियों के रूप में। तो कल हमने शुरू किया था, हमने शायद पहाड़ियों को देखा था, है ना। तो पहाड़ियों को देख लिया था हमने, फिर पठारों के बारे में। तो हम बेसिक जो भी देख लेते हैं, या तो पठार को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर पहाड़ियों को देख ले। तो देखो, इनमें पठारों की बात करें, इस भूभाग में कौन कौन से पठार है तो पूरा पूरा ये खुद ही पठार है, लेकिन इस पे अलग अलग पठार है। जैसे यहां से एक नदी गुजरती है, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ऐसा मानते हैं कि इस प्रायद्वीप पठार को नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है, उत्तरी पठार और दक्षिणी पठार। इसको सेंट्रल पठार भी कहते हैं, सेंट्रल उच्च भूमि कहते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं दक्कन का पठार। ऐसा दो पठार है। ये पूरे प्रायद्वीप पठार को अपन ऐसे बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वालों को कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्तीय उच्च भूमि, और नीचे वाले को कहते हैं, ये पूरा पूरा क्या हो गया हमारे पास? दक्कन का पठार। तो कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो ये कौन सी नदी है हमारे पास? नर्मदा नदी। अब जो ऊपर वाले को देखें, हम मध्यवर्ती उच्च भूभाग को देखें, तो ये भी अलग अलग पठारों में बटा हुआ है। यहां से ये जो अरावली से लेकर ये जो विंध्यन श्रेणी है, इसके बीच में जो पठार है उसे क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। अब मालवा का पठार है, ये मुख्य रूप से मालवा का पठार है वो एमपी में है। कहां पर है? एमपी में। लेकिन इस मालवा का पठार हमारे राजस्थान के भी दक्षिण पूर्वी जिलों में आता है, और दक्षिण पूर्वी जिलों में इसे हम क्या कहते हैं? हमारे राजस्थान में दक्षिण पूर्वी का पठार, या तो इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान में, या फिर क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। इसी का हिस्सा हमारे मेवाड़ में है, उसे मेवाड़ का पठार भी किया जाता है। जब अपन उदयपुर पर अपन पढ़ेंगे, हमारे जब राजस्थान पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार में जैसे आपने पढ़ा ऊपरमाल का पठार,
ऊपरमाल का पठार हो गया, लसाड़िया का पठार हो गया, मैसा का पठार हो गया, भोराट का पठार हो गया, भोमट का पठार हो गया। नाम अपन राजस्थान ज्योग्राफी कभी पढ़ी हो तो राजस्थान में अपन मेवाड़ क्षेत्र में देखें तो एक तो हमारे पास कौन सा पठार आता है, भोमट का पठार, जो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर के बीच में पठार को क्या कहते हैं, भोमट का पठार। ये और नीचे की ओर जा रहे हैं अपन, है ना, अपन इतना नीचे अभी नहीं जाएंगे, जब राजस्थान पढ़ेंगे तो वापस आएगा। एक उदयपुर से लेकर राजसमंद के बीच में जो पठार है उसे क्या कहते हैं, भोराट का पठार। भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जो पठार है उसे क्या कहते हैं, ऊपरमाल का पठार। उदयपुर में जो पठार है उसे क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पर फैला हुआ है, मैसा के पठार पर। ये सारे पठार कहां पर हैं, मेवाड़ में। कहां पर है ये, मेवाड़ में। इसके आगे जाते हैं, मेवाड़ से आगे जाते हैं तो हमारे पास हाड़ौती का पठार आ जाता है। हाड़ा वंश ने शासन किया था कोटा, बारा, बूंदी में, तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, यहां पर इससे हाड़ौती का पठार या राज्य के दक्षिण पूर्व में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व का पठार कहते हैं। तो ये जो मेवाड़ पठार कहे, हाड़ौती का पठार कहे, वो सब किसका हिस्सा है, मालवा के पठार का हिस्सा है। इसी मालवा के पठार का जो उत्तरी हिस्सा है, इस वाले भूभाग को कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार कहते हैं, बुंदेलखंड का पठार। ये एमपी और यूपी में है। एमपी और कहां पर है, यूपी में। दो जगह ये फैला हुआ है। इस प्रकार ये ऊपरी भूभाग है। कौन सी नदी से ऊपर वाला, नर्मदा नदी से ऊपर का जो भूभाग है उसे मालवा का पठार कहते हैं। मालवा का पठार है, यहां पर मुख्य नदियां हैं, जैसे चंबल हो गई, केन, बेतवा, सिंध, यहां की मुख्य नदियां। इसे फिर से टुकड़ों में बांट दें तो इसे हाड़ौती का पठार, मेवाड़ का पठार, ये राजस्थान में स्थित है, जबकि बुंदेलखंड का पठार एमपी और कहां पर है, यूपी में स्थित है। ज्यादा यहां पर कुछ खास नहीं है। इसका निर्माण है वो क्रिटेशियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था, क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किसके उद्गार से, ज्वालामुखी। दो तरह से ज्वालामुखी उद्गार होता है। एक मान ले ये कमरा है, इस फर्श है, इस कमरे में अगर नीचे पानी जा रहा है, नीचे पूरा पानी भरा हुआ कमरे में, अगर मैं छेद करूंगा तो पानी में छेद करे तो अपने पानी कैसा होगा, ऊपर तक जाएगा। ऊपर तक जाएगा और पानी वापस गिरा यानी कि गाढ़ा होगा तो यहां पर क्या बन जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे। क्या बनेंगे, पर्वत। लेकिन मैं एक यहां से दरार काट दूं, बीच में से पूरी पूरी भ्रंश रेखा काट दूं, दो भाग कर दूं, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे आएगा और ऐसे फैलकर क्या होगा, जमेगा। आया समझ में। अगर गाढ़ा होगा तो उससे क्या बनेगा, पठार बनेगा। तो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। कौन सा ज्वालामुखी उद्गार, इसको कहते हैं दरारी ज्वालामुखी। फिशर वोल्केनिस बोलते हैं जिनको, इंग्लिश मीडियम में कभी पढ़ा हो तो। दरारी ज्वालामुखी उद्गार से क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। अब क्योंकि ज्वालामुखी से निकला है, गर्म पदार्थ निकला है, तो यहां पर जो चट्टानें बनेगी वो कौन सी चट्टानें होंगी, बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टान होगी, बेसाल्ट चट्टान होगी, लावे से निर्मित चट्टान होगी। इसीलिए इनके टूटने से यहां पर जो मिट्टी है वो कौन सी काली मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी। तो मालवा के पठार में पूरी पूरी कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी। तो देखो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, काली मृदा है, दरारें उद्गार हुआ है। कब हुआ है, क्रिटेशियस युग में हुआ है। अब यही जो देखो, ये जो नदी है, ये नदी कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के इस तरफ वाले भूभाग पे भी पठार है और इसके नीचे वाले भी भूभाग पे पठार है। तो ये यहां पर क्या हुआ, ये भ्रंश रेखा हुई है, यहां पर क्या हुई है, दरार हुई है। दरार होने के कारण यहां से जब लावा निकला तो इस तरफ भी जम गया। इस कमरे में से अगर मैं कह दूं दीवार में से नीचे लावा भरा हुआ है, गर्म चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है, और यहां से अपन इसको बीच में से क्रैक कर दे तो दोनों तरफ लावा निकलकर दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ ऐसे जमता जाएगा, तो दोनों तरफ क्या हो गया, पठार बन गया। और बीच में से एक नदी बह रही, कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा। इसके इसलिए इस वाले क्षेत्र में भी ये पठार दरारी उद्गार वाला पठार है और इधर भी ये दरारी उद्गार वाला पठार है। इसलिए पूरा पूरा ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, यहाँ पर सब जगह ये काली मिट्टी का क्षेत्र है जो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, कपास के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अब अपन एक एक को लिखते हुए चलते हैं। तो हेडिंग डाल दो, पठार पहले पढ़ लें। तो हेडिंग डाल दो, पठार। अपन ने दो भाग करे थे ना लास्ट में, प्रायद्वीप पठार को दो भागों में पढ़ा जाता है, एक पठार के रूप में और दूसरा किसके रूप में, पहाड़ियों के रूप में। ऐसा लिखा था लास्ट लाइन। देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, आ गया समझ में, भूल गए होंगे तुम तो, है ना, मुझे पता है ना। अपन लास्ट कहा था कि हम प्रायद्वीप पठार को पहाड़ियों और पठार के रूप में पढ़ेंगे, लिखा है ना लास्ट। ठीक है, तो हम दो भागों में बांटा, तो हम पहले पठार पठार पढ़ने वाले, और सबसे पहले हम पढ़ने वाले मालवा का पठार। हेडिंग डाल दो, मालवा का पठार। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में अरावली, अरावली व विंध्यन श्रेणी के मध्य,
व विंध्यन श्रेणी के अरावली व विंध्यन श्रेणी के मध्य फैला है। नर्मदा नदी के उत्तर में अरावली व विंध्यन श्रेणी के मध्य फैला है। ठीक है, एक बार लिख लें, फिर से समझ लेंगे हम। नर्मदा नदी के उत्तर में अरावली और विंध्यन श्रेणी के मध्य में फैला है। इसका निर्माण, ये काम के एग्जाम में ये आएगा, इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। फिशर वोल्केनो से हुआ है इसका निर्माण, दरारी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इसलिए यहां, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण हुआ है, जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो काली मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है, कभी एग्जाम में पूछ लिया तो बेसाल्ट चट्टानों से। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, मालवा के पठार का निर्माण कब हुआ है? क्रिटेशियस युग में हुआ है। नेक्स्ट एक लाइन और लिख लें, इस पठार का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। इस पठार का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसकी मुख्य नदी चंबल नदी। इसकी मुख्य नदी चंबल नदी, जो अवनालिका अप्रदन के लिए जानी जाती है। जो अवनालिका अप्रदन के लिए जानी जाती है। अवनालिका अप्रदन के लिए जानी जाती है। देश की एकमात्र नदी जो अवनालिका अप्रदन के लिए जानी जाती है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। और चंबल नदी का संबंध किस पठार से है? मालवा के पठार से। ठीक है, अपन जब राजस्थान पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे यहाँ बीहड़ है, ठीक है, डांग क्षेत्र है, जिसको अपन डीप वहां पर जाएंगे, अभी डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो अवनालिका अप्रदन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल। और चंबल नदी का संबंध किस प्रदेश से है? मालवा से, है ना, इसका उद्गम मालवा के पठार से होता है। अन्य नदियां और हाँ, अवनालिका इसको उत्खात कहते हैं। देखो क्या होता है, सामान्यतः आप नदी देखोगे, जैसे अपने कोई नदी घूमने जाओ, ये नदी में पानी जा रहा है, आप सोचो कि बहुत ज्यादा तेज पानी आया तो क्या होगा, आप देखोगे तो इसकी दीवार कटेगी और इस प्रकार ये नदी क्या हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी। पहले ये बीच वाले भाग में बहती थी, इस वाले भाग में बहती थी, इतनी थी नदी की आकृति, इतनी थी, लेकिन अब नदी की आकृति इतनी बड़ी हो गई है, यानी कि ये हो गई है, ऐसे चौड़ाई काटेगी। सामान्यतः ये नदियां ऐसे काटती हैं, दीवारों को काटती। मतलब मान लिया इस कमरे में ये दोनों दीवारें हैं, पानी इनमें से बह रहा है,
है ना। अब पानी बहुत ज्यादा आएगा तो दीवारों को इससे काटेगी, सतह को काटेगी और नदी क्या होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, ये सामान्यतः है। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये ज्वालामुखी जो निकला हुआ है पदार्थ है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जैसे ही कमरा है, अब इसमें अगर चंबल नदी बह रही तो क्या करेगी, इस पूरी दीवार को नहीं काटेगी, ये बीच वाला जो बना हुआ नहीं, इस भाग को काट दिया, इस भाग को वैसे वैसे खड़ा है, ये बीच वाले भाग को काट दिया है, फिर आगे समतल भाग है, फिर कटा हुआ भाग है, फिर समतल भाग है। तो नदी के किनारे जाओगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब यहां पर यह भाग काट दिया है, ये वाले भाग कट चुके हैं और ये वाले भाग क्या है, अभी भी जमीन है, ऐसा दिखाई देगा। ये जमीन है, ये पानी काट दिया है, इस कटा हुआ भूभाग यानी पानी घुसा हुआ है, ये भूभाग में पानी घुसा हुआ है, ठीक है, इसमें है ना, ये पानी घुसा हुआ, ये भूभाग में ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये जमीन है। इस प्रकार का भूभाग बना होगा, कटा फटा भाग है, ऐसे होगा। अब नालियों में पानी भरा रहता है, ये नाली टाइप बना हुआ है, नालियां मिलेगी तुम्हें किनारे, नदी है उसके किनारे ऐसे भाग दिखाई देंगे जिनमें ये पानी भरा हुआ है, ये समतल भूभाग है, ये फिर से पानी भरा हुआ है, समतल भूभाग है। तो ऐसा अप्रदन करती है। ये एकमात्र नदी है, वो कौन सी नदी है, चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी कौन से अप्रदन के लिए जानी जाती है, अवनालिका अप्रदन के लिए जानी जाती है। इसीलिए अब जो पानी है, अब जब बाढ़ आनी बंद हो गई तो पानी एक स्थिर रहेगा, इसके किनारे घने जंगल वगैरह उग जाएंगे और इनको ही कहते हैं बीहड़ कहते हैं। और ये बीच में जो उबड़ खाबड़ भाग बना दिया, जमीन बना दी, इसको डांग कहते हैं। इसको अपन इजी वे में जब राजस्थान पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना है कि कौन सा अप्रदन करती है, अवनालिका अप्रदन करती है, ठीक है। तो ये चंबल नदी है, हो गई हमारे पास, पार्वती हो गई, इनका संबंध किससे है, तो किससे है हमारे पास, मालवा के पठार से ही। नेक्स्ट लाइन में लिखे, मालवा के पठार का ही, मालवा के पठार का ही, मालवा के पठार का ही राजस्थान में विस्तार पाया जाता है, राजस्थान में विस्तार पाया जाता है, राजस्थान में विस्तार पाया जाता है, जिसे मेवाड़ का पठार, जिसे मेवाड़ का पठार, जिसे मेवाड़ का पठार, और मेवाड़ के पठार में ऐसे डैश करके लिख लो अपन क्या क्या है मेवाड़ के पठार में। कुछ खाली उदाहरण ध्यान देख लें। मेवाड़ का पठार जैसे हो गया भोमट, भोमट, भोराट, ठीक है। जिन्होंने राजस्थान ज्योग्राफी पहले पढ़ रखी इनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जब राजस्थान पढ़ेंगे तो आप वापस समझ में आ जाएगा। भोमट, भोराट, लसाड़िया, मैसा पठार के नाम से जाना जाता है। भोमट, भोराट, लसाड़िया, मैसा पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में अपन पढ़ेंगे, जब मेवाड़ का पठार पढ़ेंगे तो उसमें भोमट, भोराट, लसाड़िया, मैसा पठार, ये सब किसका हिस्सा है, मालवा के पठार का ही हिस्सा है। फिर नेक्स्ट, इसी में मेवाड़ का पठार है, उसमें भोमट भोराट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के लिख ले, वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार कहा जाता है। वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार कहा जाता है। देख लो एक बार वापस इसको समझ लेते हैं। देखो ये जो नदी है हमारे पास, ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तरी भूभाग को हम कौन सा पठार कहते हैं, मालवा का पठार कहते हैं। कौन सा पठार कहते हैं इसे, मालवा का पठार कहते हैं। इसका निर्माण यानी कि इसमें भ्रंश पड़ गया, इसमें दरार पड़ गई तो लावा निकला। किस युग में निकला, क्रिटेशियस युग में। किस युग में, क्रिटेशियस युग में लावा निकलने के कारण स्तर भी पठार है। स्तर भी पठार है जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे, इसको कहेंगे दक्कन का पठार। अभी नर्मदा नदी के कौन सा भाग पढ़ रहे हैं अपन, उत्तरी भाग। दक्षिण भाग की बात बाद में करेंगे। तो इस नदी के, नर्मदा नदी के उत्तर में ये विंध्याचल रेंज है। कौन सी रेंज है, विंध्याचल रेंज से लेकर ये कौन सी रेंज है, अरावली। इनके बीच में जो पठार है उसे क्या कहते हैं, मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं,
ठीक है, अपन ने ये लिखा, सबसे पहली लाइन लिखी है कि नर्मदा नदी के उत्तर में अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? मालवा का पठार। इस पठार का निर्माण कब हुआ है? क्रिटेशियस युग में। कब हुआ है? क्रिटेशियस युग में। क्यों हुआ है? तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण। कौन सा ज्वालामुखी? तो दरारी ज्वालामुखी। जब दरारी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है तो इसमें निकला हुआ लावा सा निर्मित है, इसलिए मतलब कौन सी चट्टानें मिलेगी यहां पर? बेसाल्ट चट्टान। ये चट्टान जब टूटेगी तो इससे जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। इसीलिए यहां पर किसकी खेती होगी? कपास की खेती के लिए जाना जाएगा। आया समझ में यहां तक? अब इस प्रदेश में सबसे मेन नदी कौन सी दिख रही है आपको? देखो ये बनी हुई भी है, कौन सी नदी है? चंबल नदी। यहां की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी, इस पठार की, जो किसके लिए जानी जाती है? अवनालिका अप्रदन के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसी क्षेत्र में पार्वती है, बेतवा, अन्य नदियां हैं। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब राजस्थान में भी इस पठार का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। मेवाड़ हमारा उदयपुर वाला क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसे हम मेवाड़ का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का पठार। इसे उदयपुर में अपन लोकल जब पढ़ेंगे, राजस्थान पढ़ेंगे तो डिप जाएंगे, तब पढ़ेंगे हम इसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच में जो पठार है उसे क्या कहते हैं? भोमट का पठार। उदयपुर और राजसमंद के बीच में पठार को क्या कहते हैं अपन? भोराट का पठार। उदयपुर में जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में पठार को क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर है? मैसा के पठार। ये सब जो पठार है इसे मेवाड़ का पठार कहते हैं। और मेवाड़ का पठार किसका हिस्सा है? मालवा के पठार का ही भाग है। ठीक है, फिर हम कहें ये हमारे राज्य के दक्षिण पूर्वी जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ये भी पठारी भूभाग है, क्योंकि राज्य के दक्षिण पूर्व में होने के कारण इसे दक्षिण पूर्व का पठार। और यहां पर जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान तो देखेंगे ना, जेताहाड़ा, देवाहाड़ा द्वारा हाड़ा वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो ये पूरा पूरा भूभाग है इस नर्मदा नदी के उत्तर में, इसे हम पूरे को क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, अब हमारे पास दूसरा पठार है, इसके इधर की तरफ जो पठार है इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। तो अगला लिखें, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो एक बार समझ लो बुंदेलखंड का पठार। देखो ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये वाला भाग है। यहाँ पर जो नदियां हैं, सिंध नदी है, केन नदी है और बेतवा नदी है। सिंध, केन और बेतवा नदी वाला क्षेत्र है और ये सबसे प्राचीनतम पठार है। आपसे पूछ ले इसका निर्माण है, जब अरावली का निर्माण हुआ उसके साथ में हुआ है, इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है और ये प्राचीनतम पठार है। यानी कि इन पठार ये बाद में बने हैं, ये प्राचीनतम पठार है और लाल मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी मिलती है। कौन से पठार में? बुंदेलखंड के पठार में। और ये किन राज्यों में है? तो यूपी और एमपी में। इसका विस्तार कहां पर पाया जाता है? यूपी और एमपी में। कभी आ जाए कि निम्न पठारों में प्राचीनतम पठार कौन सा था, आप कौन सा बताओगे? बुंदेलखंड का पठार। कौन से पठार पर लाल मिट्टी पाई जाती है? तो बुंदेलखंड के पठार। और इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्बियन युग में हुआ है। तो लिख लें बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यह प्राचीनतम पठार है, यह प्राचीनतम पठार है, यह प्राचीनतम पठार है जिसका निर्माण, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। यह ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, यह ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, यह ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, जिस कारण यहां लाल मृदा पाई जाती है, जिस कारण यहां लाल मृदा पाई जाती है, जिस कारण यहां लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर सॉइल्स कैसी है? रेड सॉइल है। ठीक है, जैसे हमारी अरावली में भी कौन सी मृदा है?
लाल मृदा है। हमारे अरावली का निर्माण भी कब हुआ है? प्री कैम्बियन युग में हुआ है, जब अरावली पढ़ेंगे। और अरावली में कौन सी मिट्टी मिलती है हमें? लाल है, क्योंकि अरावली किस चट्टानों से बना हुआ है? आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। तो जो पत्थर टूटेगा उससे तो मिट्टी बनेगी, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी? लाल मिट्टी होगी। ठीक है, ज्यादा इससे कोई प्रश्न नहीं आता। फिर भी इसमें नदियां भी लिखनी हो। यहाँ की मुख्य नदियां, यानी इस पठार की मुख्य नदियां केन, सिंध, बेतवा। केन, सिंध, बेतवा। केन, सिंध, बेतवा। ये नदियों वापस अपन जब पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। ये सब यमुना में मिलेगी, और यमुना की नदियां किस में मिलेगी? गंगा में। केन, सिंध, बेतवा। ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बुंदेलखंड के पठार से इतना क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम पठार है, तो आप कौन सा पठार बताओगे? बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो दक्कन के पठार से आते हैं, और एक कहां से आते हैं? छोटा नागपुर के पठार से। तो अगला हमारे पास है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। देखो, छोटा नागपुर का पठार लिख लिया सबने? शुरू करें अब। देखो एक बार समझ जाए, ये वाला भूभाग है, ये जो भूभाग है इससे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो मुख्यतः एक राज्य जो है झारखंड है। मुख्यतः किस राज्य में फैला हुआ है? झारखंड में। थोड़ा बहुत भाग है वो पश्चिम बंगाल में है, थोड़ा सा भाग छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा सा भाग बिहार में, लेकिन मुख्यतः किस राज्य में? ये झारखंड में। इस क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी निकल रही है यहां से? दामोदर नदी यहां से निकलेगी, और इस पठार को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं हजारीबाग का पठार। कौन सा पठार कहेंगे हम? हजारीबाग का पठार। ठीक है, इंपॉर्टेंट पठार है ये, हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले भाग को कहेंगे रांची का पठार। झारखंड की राजधानी कौन है? रांची। तो नीचे वाले को कहेंगे रांची का पठार, और उत्तर भाग को क्या कहेंगे? हजारीबाग का पठार। कौन सी नदी काटती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। भारत का सबसे ज्यादा कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? दामोदर श्रेणी में। यहीं पर धनबाद है, रानीगंज है, यहां पर हमको क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। यहाँ पर कोयला है, लौह अयस्क है, और एक और खनिज है यहाँ पर, मैग्नीज है। ये खनिज मिलने के कारण इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? रूहर प्रदेश। देखो रूहर प्रदेश कहां पर है? जर्मनी में। कहां पर है? जर्मनी में। तो जर्मनी में जो रूहर प्रदेश है वहां सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। और हमारे भी भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस नदी में मिलता है? दामोदर नदी में मिलता है। तो भारत का रूहर प्रदेश किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। इस पूरे पठार को अपन कौन सा पठार कहेंगे? छोटा नागपुर का पठार कहेंगे। तो छोटा नागपुर के पठार में से मुख्य नदी कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी इस पठार को क्या करती है? दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार। नीचे वाले को क्या कहते हैं? रांची का पठार। इस दामोदर श्रेणी में हमें खनिज मिलते हैं, कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, जिस कारण इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? रूहर प्रदेश कहते हैं। जब नदी पढ़ेंगे तो अपन ज्यादा पढ़ेंगे। देखो ये पठार खत्म होगा, और आगे कौन है? पश्चिम बंगाल है। आगे कौन है? पश्चिम बंगाल है। ये हो गया पठार, और आगे कौन है? ये नीचे पश्चिम बंगाल है। जब ये पानी तेज गति से आएगा, नीचे गिरेगा, तो इसमें गति तेज आएगी, पश्चिम बंगाल में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। इसलिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर को। क्यों बाढ़ आएगी? क्योंकि पानी तेजी से पठार से नीचे आएगा, तो नीचे वाले क्षेत्र में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन जब नदियां पढ़ेंगे तो ज्यादा डिप जाएंगे। अभी तो अपन पठार पढ़ रहे हैं, तो इतनी चीजें याद रखनी है छोटा नागपुर के पठार से। इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर के पठार से के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? दामोदर। ये नदी इस पठार को दो भागों में बांट देती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। हजारीबाग के पठार में ही इस पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र स्थित है, जिसे कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? पारसनाथ चोटी। तो कभी आ जाए तो छोटा नागपुर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ चोटी है। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में। छोटा नागपुर का पठार, इसका सर्वाधिक विस्तार झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो आप तो एक ही याद रखें, इसका सर्वाधिक विस्तार, इसका सर्वाधिक विस्तार झारखंड में पाया जाता है। दामोदर नदी, दामोदर नदी इसे, दामोदर नदी इसे
दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी के उत्तरी भाग को, दामोदर नदी के उत्तरी भाग को, दामोदर नदी के उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार, दामोदर नदी के उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार व दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार कहते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है। तो दामोदर नदी है, उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? रांची का पठार, है ना। आप ऐसा देख लो, ये बनाया वहां लिखा वहां, ऐसा नीचे कर दो। ये तो हो गया, कौन सा पठार हो गया अपने पास? छोटा नागपुर का पठार हो गया। और छोटा नागपुर के पठार के मध्य में से एक नदी गुजार देनी। कौन सी नदी हो गई है? दामोदर नदी हो गई। दामोदर नदी के ये उत्तर वाले को अपन क्या कहेंगे? हजारीबाग का पठार कहेंगे। और नीचे वाले को अपन क्या कहेंगे? रांची का पठार कहेंगे। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं रहेगी, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो ये पठार जो हमारा छोटा नागपुर का पठार इंपॉर्टेंट है, जो दो भागों में बटा हुआ है। कौन बांटता है? कौन सी नदी बांटती है? तो दामोदर नदी। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में देश का सर्वाधिक कोयला, इस क्षेत्र में देश का सर्वाधिक कोयला, इस क्षेत्र में देश का सर्वाधिक कोयला लौह अयस्क व मैग्नीज पाया जाता है। वह मैग्नीज पाया जाता है। देश का सर्वाधिक कोयला, लौह अयस्क व मैग्नीज पाया जाता है। इसलिए इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर दें, इसलिए इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। इसलिए इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बाद में अपन जब पढ़ेंगे तो ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बार बार बाढ़ आती थी, तो भारत में पहली हम नदी घाटी परियोजना लाए थे। जैसे हमारे भांगड़ा नागल वगैरह परियोजना नाम सुने ना आपने, तो भांगड़ा नागल पहली नहीं, पहली सबसे पहली भारत की परियोजना है वो DMV है, दामोदर नदी वैली है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत की पहली परियोजना है जिसको अपन टेनेसी नदी की तर्ज पर लाए थे। टेनेसी परियोजना ये USA की परियोजना, इसको देखकर हमने वैसी परियोजना बनाई थी, जिसकी बात अपन आगे बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी हो गई? दामोदर नदी है। यहां पर एक दूसरी नदी है, वो स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है। यहां की दूसरी नदी स्वर्ण रेखा नदी है। इसे भारत का जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल यानी कि इस नदी में कोई जीव जंतु नहीं है, इतनी प्रदूषित है। जिसके किनारे कौन स्थित है? जमशेदपुर, टाटा नगरी, है ना। भारत की टाटा नगरी है, किसको कहते हैं? जमशेदपुर को। वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। टाटा जानते हो ना, टाटा इंडस्ट्रियल, टाटा के जितने भी आयरन जितने भी बनता है वो सब कहाँ से बनता है? जमशेदपुर से। जब अपन लौह इस्पात उद्योग पढ़ेंगे तो जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा द्वारा एक गाँव था, कौन सी नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे गांव हुआ करता था साक्षी। उस गांव में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी 1908 में। 1907-8 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कहते हैं वर्तमान में टिस्को, उसकी स्थापना की थी साक्षी गांव में। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। क्यों की थी? क्योंकि लौह इस्पात उद्योग में एक तो लौह अयस्क की जरूरत होती है, और लौह को गलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कोयले की। यहां पर लौह अयस्क भी है और कोयला भी है, और दूसरा किसकी जरूरत होगी? पानी की। और पानी कौन सी नदी में है? स्वर्ण रेखा नदी में। भारत का एकमात्र लौह इस्पात उद्योग है जो सबसे स्थापना की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ स्थापित किया है, वो टाटा ही है, जिसको कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को कहा जाता है। उद्योगों में पढ़ेंगे तो कौन सी नदी के किनारे हैं? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। उस गांव का नाम साक्षी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया? जमशेदपुर कर दिया। क्या कर दिया?
जमशेदपुर है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। तो क्यों यहाँ पर भारत का कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा लौह इस्पात कारखाना, भारत में बहुत सारे लौह इस्पात कारखाने अपन पढ़ेंगे जिसमें, है ना। तो सबसे बेस्ट स्थापना की दृष्टि से कौन है, तो टिस्को है। क्यों है, क्योंकि इस भूभाग में हमने कहा कोयला भी मिलता है, लौह अयस्क भी मिलता है, और दूसरा यहाँ पर जल भी है। कौन सी नदी में, स्वर्णरेखा नदी में। तो स्थापना की दृष्टि से श्रेष्ठ है। तो इस नदी को भी यहाँ लिख लो, फिर बाद में अपन जब नदियां पढ़ेंगे तो फिर लिखेंगे। तो लिख लें, इस पठार की दूसरी महत्वपूर्ण नदी स्वर्णरेखा। इस पठार की दूसरी महत्वपूर्ण नदी, इस पठार की दूसरी महत्वपूर्ण नदी स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। बाद में नदी की विशेषता सब अपन बाद में पढ़ेंगे। देखो इसके किनारे साक्षी या जमशेदपुर स्थित है, यह जैविक मरुस्थल है, इस पर हुंडरू जलप्रपात है। ये सारी चीजें अपन कब पढ़ेंगे, जब नदियां पढ़ेंगे। यहाँ पर इकट्ठा करने से फायदा नहीं है, ठीक है। तभी तो खाली कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। यहाँ दो नदियां अपन ने पढ़ी हैं इस पठार से। देखो अपन बार बार नदियों को भी नाम ले रहे हैं। यहाँ से हमने पढ़ी थी चंबल नदी, कौन सी नदी पढ़ी थी, चंबल है। यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी हो गई, दामोदर है, और दूसरी कौन हो गई, स्वर्ण। अपन ने इसमें पढ़ी थी, ऊपर वाले में पढ़ा था केन, बेतवा और सिंध नदियां थी। तो थोड़ा थोड़ा आपको कंसेप्ट होता जाएगा, जब नदी आएंगी तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट पठार देख लेते हैं अपन, दंडकारण्य पठार। कौन सा पठार है हमारे पास, दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। देखो दंडकारण्य पठार है, इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है इसका विस्तार, छत्तीसगढ़ में। ये हमारे पास ये भूभाग हमने झारखंड से लगता हुआ ये जो भूभाग है, ये पूरा पूरा छत्तीसगढ़ का पठार है, और इसे कहते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से जो नदी निकलती है, एक नदी का नाम है, यहां से जो नदी होगी उसका नाम है महानदी। कौन सी नदी है यहाँ पर, महानदी। ये महानदी इसलिए जानी जाती है, इस पठार से नीचे उतरकर इस तरफ जो स्टेट है उसका नाम है ओडिशा। इसके पास में कौन सा स्टेट है, ओडिशा। तो ये ओडिशा में जैसे ही पठार से नीचे उतरेगी तो ओडिशा में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ओडिशा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो ऊपर गई दामोदर नदी, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। और एक पढ़ा होगा आपने, बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। ठीक है, तो अपने आप समझ में आएगा क्यों। देखो ये नेपाल से निकलेगी, नेपाल से निकलेगी तो अपन पढ़ चुके हैं, नेपाल में ऊंची पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ से तेज गति से आएगी नदी, तो क्या लेकर आएगी, नीचे बाढ़ लेकर आएगी। ये भी पठार से नीचे उतर रही है, ये पठार से नीचे उतरेगी तो बाढ़ लेकर आएगी, ये भी पठार से नीचे उतर रही तो बाढ़ लेकर आएगी। समतल भूभाग में कोई जाएगी तो कोई बाढ़ लेकर आएगी क्या, नहीं आएगी। तो तीन नदियां हैं। बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर को। और ओडिशा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को। ये राजस्थान अभी तक तीन ही पढ़ते आएंगे, ये तीनों यही कारण है। दो पठार से निकलती और एक कहां से निकलती, हिमालय से। तो नदियां जब पढ़ेंगे तब। तो दंडकारण्य पठार कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, इतना याद रखना है। इस पठार को भी कहीं पर दो भागों में पढ़ा जाता है। एक बस्तर का पठार, तो बस्तर का पठार है ये, तो मुख्यतः कहां हो गया, बस्तर कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, भारत का जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, बस्तर है। और बस्तर किस जिले में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। तो दंडकारण्य पठार है। और दूसरा जो पठार है ओडिशा में, इसको कहते हैं कालाहांडी का पठार। कौन सा पठार कहते हैं, कालाहांडी का पठार। और कालाहांडी का पठार है ये भारत में भूखमरी के लिए जाना जाता है। भारत का ऐसा क्षेत्र है जो किस लिए जाना जाता है, भूखमरी के लिए जाना जाता है। यहां पर खनिज होने के बावजूद भी ये विकास नहीं हो पाया है। तो ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूखमरी से लोग मर जाते हैं। तो दो चीजें हैं, कभी काम आए तो देखो। दंडकारण्य पठार मुख्यतः किस राज्य में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ की मुख्य नदी कौन है, महानदी। इस पठार को दो भागों में बांटा जाता है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ और कालाहांडी का पठार कहाँ पर है, ओडिशा में। जो किसके लिए जाना जाता है, भूखमरी के लिए जाना जाता है। और बस्तर का पठार किसके लिए जाना जाता है, तो नक्सल के लिए जाना जाता है, नक्सल प्रभावित। नक्सल क्या होता है ना, जैसे आतंकवाद सुना आपने, आतंकवाद होता है वैसे ही एक नक्सल होता है ना। नक्सल की परिभाषा भी अलग अलग है। देखो बहुत सारी चीजें अलग अलग है। नक्सल मीन्स क्या होता है, ये कहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। स्थानीय लोगों की मांग होती है, स्थानीय लोगों की मांग होती है, क्योंकि ये जंगल क्षेत्र है। तो जंगल के लोगों की मांग होती है कि हमारे यहाँ पर आप अतिक्रमण न करें, कोई भी ये परियोजना नहीं लाएं, रोड मत बनाओ, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर विकास नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए। तो ये लोगों की मांग होती है, ऐसे लोगों की मांग है। आतंकवादी क्या होते हैं, दूसरे से प्रेरित होते हैं, वो खाली यहाँ आतंक फैलाते हैं और चले जाते हैं। दूसरा काम ये यहाँ वालों का क्या है, अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार के सामने, सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। बार बार आता है अखबार में कि नक्सलियों ने हमला किया सीआरपीएफ पे। तो क्या है, अब तो क्या है, ये
यहाँ के लोगों की मांग पूरी कर भी देते हैं, लेकिन ये क्या है, ज्यादातर ये एरिया जो है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, ये जैसे यहाँ पर पास में कौन पड़ता है, बांग्लादेश, तो ये जैसे चीन वगैरह हैं, ये देश म्यांमार से होते हुए लोग यहाँ प्रवेश करते हैं और ये हथियार वगैरह उपलब्ध कराते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी क्षेत्र अगर विकसित हो रहा है तो उसको रोका जाए, क्योंकि ये पूरा खनिजों से भरा हुआ है। ये क्षेत्र है, ये पूरा पूरा भूभाग है हमारा। ये लो अयस्क हो गया, लो अयस्क है, इसके बाद में बॉक्साइड है, मैग्नीज है, कोयला है, इन क्षेत्र से खनिजों से भरा हुआ है। अगर ये खनिज हम बाहर निकालते हैं तो हमारा देश क्या होगा, विकसित होगा। तो कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहेगा कि अपना पड़ोसी देश क्या हो, अधिक विकसित हो। अपने घर में अगर ऐसा छोटी सी बात करें, अपना घर है, अपने घर में अगर आप अच्छी तरक्की कर रहे हो, 4 व्हीलर ले आए और आगे का प्लान हो, आप घर बड़ा बना रहे हो, लेकिन अगर आपको घर के तोड़ना हो तो क्या करें, आपके घर के सदस्यों को क्या कर दिया जाए, भड़का दिया जाए। आप जैसे 4 भाई मिलकर रहते हैं और उन्होंने अच्छे से बासवाड़ा 4-5 बंगले बना दिए है ना, उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया, उनके पास अच्छे से संपत्ति हो गई है, लेकिन अगर उनको तोड़ना हो तो कैसे करें। वो चारों मिलकर तो अच्छा चला रहे हैं, लेकिन उनको तोड़ना हो तो क्या करें, उनके घर में क्या करा दो, लड़ाई करा दो, है ना। लड़ाई करा दो तो वो बाहर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे, वो अपने घर में ही शांति के लिए या कुछ न कुछ करते रहेंगे, तो उलझ जाएंगे और वो विकसित नहीं होंगे और पड़ोसी क्या हो जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा। तो ये एक नीति होती है ना, ऐसा एक एरिया है। बहुत सारी समस्याएं है ना, पॉलिटिकल वाले सर और अच्छा से समझाएंगे ना। नक्सलवाद होता है, आतंकवाद होता है, ये सब ऐसी चीजें होती हैं किसी भी राष्ट्र को भटकाने के लिए चलाई जाती। आतंकवाद से क्या मिलता है, हमारे यहाँ आतंकवादी भेजते तो पाकिस्तान को कोई फायदा है क्या, उसके पास तो खाने के लिए खुद के पास नहीं है, फिर भी वो आतंकवाद भेजता है, तो वो उसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं भेज रहा है, उसको मदद करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब इसको भेजते हैं, पैसा देते हैं इनको, है ना। हमको लगता है अमेरिका हमारा दोस्त है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये पैसा भेजते हैं इसको, कि पैसा भेजते हैं और ये ट्रेन करते हैं उनको, यहाँ भेजते हैं। यहाँ भेजेंगे तो भारत को किसकी जरूरत होगी, हथियारों की जरूरत होगी, तो भारत किससे हथियार खरीदेगा, अमेरिका से हथियार खरीदेगा। अगर हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं होंगे तो हमें हथियार रखने की जरूरत है क्या। हमारे यहाँ अरबों खरबों रुपए किसके लिए जाते हैं, सैन्य हथियारों के लिए जाते हैं, सैनिक रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमें डर है आतंकवाद का, है ना। अगर आतंकवादी नहीं होगा तो हमें सैनिक रखने की जरूरत नहीं, हमें हथियार खरीदने की जरूरत नहीं है, तो हम ज्यादा तरक्की करेंगे, रोड बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, है ना, लोगों को यहां पर खर्च करेंगे, न कि हम यहां पर खर्च करना पड़ेगा। तो ये किसी भी राष्ट्र को भटकाने के लिए ऐसी चीजें चलती हैं, ये होता है ना नक्सल। तो अपने को तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा, बस्तर वाला। हमेशा यहाँ घटनाएं घटती रहती हैं, है ना। यहाँ पर जैसे जंगल वगैरह, बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है, तो ये स्थानीय लोग होते हैं वो तो जानते हैं जंगल के हर कोने कोने को, लेकिन जो सीआरपीएफ वगैरह होती है वो जानती नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही कहीं पर टुकड़ी जा रही होती है, इस पर हमला कर देते हैं, बार बार अखबारों में आता रहता है ये चीज़, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अपन देखें तो कौन सा पठार देखने वाला था अपन, दंडकारण्य पठार। तो लिख दो दंडकारण्य पठार, पॉलिटिकल में आएगा आपके, है ना ये सब चीजें। दंडकारण्य पठार, ठीक है। मुख्यतः किस में है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़। यहां की मुख्य नदी, यहां की मुख्य नदी महानदी, यहां की मुख्य नदी महानदी। इस क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं। जब अपन खनिज पढ़ेंगे तो नदियों पे पढ़ेंगे, कोयला है वो अपन पढ़ेंगे दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और सोन नदी घाटी। कोयला जो पाया जाता है भारत में, इसकी बात कर रहे हैं अपन, कोयले की, कोयला खनिज है। कोयला जो पाया जाता है हमारे भारत में वो गोंडवाना कालीन है और 3 नदी बेसिन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक नदी हम पहले पढ़ चुके हैं, वो कौन सी नदी थी हमारे पास, दामोदर। दूसरी कौन सी नदी है, महानदी, और एक नदी आती है सोन। इन तीनों नदी घाटियों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, ठीक है। जब खनिज पढ़ेंगे तो ये तीनों के नाम वापस आएंगे। तो इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में, छत्तीसगढ़ में इसे, छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार भी कहा जाता है, जो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।
नेक्स्ट लाइन में ओडिशा में इसे ओडिशा में इसे ओडिशा में इसे कालाहांडी का पठार भी कहा जाता है। ओडिशा में इसे कालाहांडी का पठार कहा जाता है। ओडिशा में इसे कालाहांडी का पठार कहा जाता है, जो जो भूखमरी के लिए जाना जाता है, जो भूखमरी के लिए जाना जाता है। बहुत सारे लोगों की ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। अब तो नहीं होती, पहले समय की बात है। अब तो सारे सिस्टम चलते हैं, जैसे भूखमरी से इतना नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम चलते हैं, नरेगा चलता पूरे देश में, फिर गेहूं वगैरह देते हैं, ठीक है। फिर भी अपने को ध्यान रखना है कालाहांडी क्षेत्र कहाँ है, आपसे पूछा जाए कभी तो कहाँ पर है, ओडिशा में। बस इतना ध्यान रखना है, कालाहांडी पठार कहाँ पर है, कभी आ गया है तो ओडिशा में। और केवल दंडकारण्य पठार आया तो आप क्या करोगे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऐसे टुकड़े हैं इसके। नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक और नदी इंद्रावती वगैरह नदियों की बात अपन बाद में करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट भूभाग है इस नदी के दक्षिण में, यानी कि ये कौन सी नदी थी वापस से बताओ, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है, उसके बाद में पहाड़ियाँ आ जाएंगी, अपन पढ़ेंगे ये कौन सी रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। उसके बाद में नदी कौन सी हो गई, ताप्ती नदी। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी के बाद से शुरू होगा, तो ताप्ती नदी के बाद से लेकर ये इस प्रकार का पठार शुरू होगा जो दक्षिण की ओर फैला हुआ है त्रिभुजाकार रूप में। इस पठार को कहते हैं दक्कन का पठार। कौन सा पठार कहेंगे, दक्कन का पठार। तो अगला जो पठार होगा हमारे पास वो है दक्कन का पठार, ठीक है। ये रहा हमारे पास ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से लेकर इस तरह का, ये वाला हम पढ़ चुके हैं, ये अभी हमने पढ़ा था। कौन सा पठार है ये, अभी पढ़ा वो हमने, कौन सा पठार पढ़ा था, दंडकारण्य पठार है, ठीक है। इधर से ये पठार था, कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। आगे ये कौन सा पठार था, बुंदेलखंड का पठार है। और ये पूरा पूरा कौन सा पठार था, मालवा का पठार है। आ रहा है कुछ समझ में पठार, ठीक है। अब हम ये वाला पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में फैला हुआ लगभग त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ पठार को हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। ये पठारों में सबसे बड़ा पठार है जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे हमारा पूरा हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ऐसे ही 16 लाख में से एक बड़ा पठार है जो दक्कन का पठार है, वो कितने भाग में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका सर्वाधिक विस्तार देख रहे होंगे। तो ये कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर मिलता है, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा भाग इसका कहां होगा, तेलंगाना में होगा, थोड़ा सा एमपी में होगा, लेकिन मुख्यतः महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, थोड़ा सा भाग यहाँ किसका होगा, आंध्र प्रदेश का होगा, और यहाँ पर नीचे किसका होगा, कर्नाटक का होगा। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ पठार है, जिसे क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। इसका निर्माण वही कौन से युग में, क्रिटेसिस युग में, यानी कि ये दरार है, ये बीच में क्या हो गई, दरार है, नर्मदा घाटी। तो इस तरफ मालवा का पठार और इस तरफ कौन सा पठार बना है, दक्कन का पठार। तो इसका निर्माण भी क्रिटेसिस युग में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यहाँ पर कौन सी चट्टान मिलेगी, बेसाल्ट चट्टान मिलेगी। कौन सी चट्टान होगी, बेसाल्ट। इसलिए कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी। इसलिए ये पूरा महाराष्ट्र वगैरह किसके लिए जाने जाते हैं, कपास की खेती के लिए जाने जाते हैं। इस पठार को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ पर तेलंगाना का पठार कहते हैं, यहाँ पर रायलसीमा का पठार कहते हैं, और कर्नाटक में कर्नाटक का पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो ये नदी है गोदावरी। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। कर्नाटक में मुख्य नदी यहाँ की कौन हो जाएगी, यहाँ बीच में एक नदी आ जाएगी कावेरी, आंध्र प्रदेश वाले में। और कर्नाटक में यहाँ पर कौन सी नदी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो गई कृष्णा नदी, और दक्षिण में कौन सी नदी है, कावेरी नदी। इनके पठारों की अलग अलग नदियाँ हैं। तो पूरा पूरा यहाँ पर 3 नदियाँ अपन एक साथ ही पढ़ लेंगे, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां इस पठार की मुख्य नदियां हैं। मुख्य विस्तार कहां पर है, महाराष्ट्र में। बस ये चीज ध्यान रखनी है, बेसाल्ट है, और कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है। तो हेडिंग डाल दे, दक्कन का पठार, इसको लिख लेते हैं, दक्कन का पठार। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह ताप्ती नदी से, यह ताप्ती नदी से
यह ताप्ती नदी से कर्नाटक के मध्य, ताप्ती नदी से कर्नाटक के मध्य, कर्नाटक के मध्य लगभग त्रिभुजाकार रूप में फैला है, लगभग त्रिभुजाकार रूप में फैला है, लगभग त्रिभुजाकार रूप में फैला है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, इसका विस्तार महाराष्ट्र, इसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के मध्य है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के मध्य है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के मध्य है। नेक्स्ट, इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में, लास्ट दो देख लो फिर कल वापस समझ लेंगे। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिस कारण काली मृदा का क्षेत्र है, जिस कारण काली मृदा का क्षेत्र है। इस पूरे भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा का क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कल इसको और ज्यादा डीप थोड़ा बहुत देख लेंगे। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ की मुख्य नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कल हमारे पास एक और पठार बचा है, पूर्वी पठार, जिसमें अपन पढ़ेंगे शिलोंग का पठार और कार्बी एंग्लो का पठार, जो हमने कल बात की थी, गारो खासी जयंतिया वाला भूभाग। ठीक है, फिर अपन इसकी पहाड़ियां पढ़ेंगे। ठीक है, काफी ओके। कोई प्रश्न पूछना है कुछ? जल्दी है, जाना होगा, है ना? पूछना है कुछ? ठीक है, या तो पढ़ के आए, देख ले, कल है ना, आते ही पहले पूछ ले।